हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO एग्ज़ाम के लिए MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप टेस्ट की पूरी सीरीज़ है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट, साथ में टॉपिक कौन सा रहा है हमारा सभी टेस्ट का, उसको वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और आज का जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 7 है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। आज का जो टेस्ट है उसका मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि आज की टेस्ट का हमारा टॉपिक क्या क्या है। तो कैल्ट, जो कि आपका यूनिट 4 में दिया हुआ है, यदि आपके पास सिलेबस है तो आप देखिए, कैल्ट आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिट 4 में। साथ में यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल में सिलेबस डला हुआ है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज की टेस्ट का टॉपिक क्या क्या है, तो कैट है। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित अभिगम एवं शिक्षण। फिर उसके बाद जो सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टीचिंग। रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टीचिंग, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, रचनात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। और जो तीसरा टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है क्वालिटी इन एजुकेशन। क्या रहने वाला है? क्वालिटी इन एजुकेशन, गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता। हमें ये 3 टॉपिक रहने वाला है। जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उसे यदि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बाद जो मैंने टॉपिक बोला है उसे उससे मिलाइए, तो आपको आई होप समझ में ज़रूर आएगा कि किस टॉपिक में ये टेस्ट 7 रहने वाला है। तो चलिए फिर हम MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि दोनों लैंग्वेज को एडजस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिव टीचिंग। रचनात्मक शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, शिक्षक को बिना समझे कुछ गतिविधियों की अंधी नकल या नकल करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। मूल विचारों और काल्पनिक शक्तियों के विकास के लिए कक्षा में व्यापक दायरा दिया जाना चाहिए। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। Which of the following statement is correct with respect to the role of teachers in creative teaching? The teacher should inspire students for blind imitation or copying certain activities without understanding. Wide scopes should be given in the class for development of original ideas and imaginary powers. Both A and B, none of the above. यहाँ पे आपको पॉज कर लीजिए और अपना आंसर साथ में बताते चलिए। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको हम कैसे ईजियर वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस, जैसा कि आपने यदि देखा होगा, फॉलो किया होगा पूरा सीरीज़, तो हर MCQ प्रैक्टिस टेस्ट में मेरी कोशिश ये रही है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को समझें, इसमें आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि रचनात्मक शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका, ये तो ठीक है, हमारा ये प्रश्न हो गया। क्रिएट रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिव टीचिंग। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए और ये स्टेटमेंट पढ़िए। ये स्टेटमेंट बोलता है कि टीचर सपोर्ट करते अंधी नकल करने में, टीचर सपोर्ट करते हैं इमिटेट करने में, ब्लाइंड इमिटेशन करने में, साथ में कॉपी करने में। क्या करने के लिए? नकल करने के लिए शिक्षक प्रेरित करते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि शिक्षक प्रेरित करते हैं क्या कि कॉपी कर लीजिए, नकल कर लीजिए और अंधी नकल कीजिए, ऐसा करते हैं क्या? तो एक सामान्य, आपने नहीं पढ़ा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने अभी पेपर 2 के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, बट यदि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो क्या आप ये नहीं समझ सकते हैं कि शिक्षक ये सब चीज़ों के लिए प्रेरित करेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, ये बोला है मूल विचारों और काल्पनिक शक्तियों के विकास के लिए कक्षा में व्यापक दायरा दिया जाना चाहिए। तो सभी शिक्षक क्या बोलते हैं
कि बी योर, यानी कि जो खुद जो आप सोच रहे हैं उसी पर फोकस कीजिए, यानी कि आपके मूल विचार ज़्यादा, हर शिक्षक इसी पर ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है कि स्टूडेंट्स के ओरिजिनल आइडियाज़ होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के ओरिजिनल आइडियाज़ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन एक हमारी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ से हमने ये देखा कि ये तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ही मूल विचार, हर शिक्षक तो इसी ओर प्रेरित करता है अपने विद्यार्थियों को कि मूल विचारधारा का बनिए, और ये तो कभी नकल नहीं करवाएंगे शिक्षक, और बोलेंगे भी नहीं कि आप ब्लाइंड इमिटेशन करो, किसी भी चीज़ को बिना समझे और बस उसको रट लो, ऐसा तो कोई शिक्षक नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही हमने ये करेक्ट आंसर को निकाल लिया है, और यहाँ पे यही करेक्ट आंसर है, वाइड स्कोप शुड बी गिवन इन द क्लास। ठीक है, कि मूल विचारों और काल्पनिक शक्तियों के विकास के लिए कक्षा में व्यापक दायरा दिया जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी इन अ स्टूडेंट द टीचर शुड बी डैश in allowing the students to act according to their own thoughts। एक छात्र में नेतृत्व की गुणवत्ता विकसित करते समय शिक्षक को डैश होना चाहिए और छात्रों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए। कठोर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। The teacher should be rigid, flexible, partially rigid and partially flexible, none of the above। बताइए क्या होना चाहिए? पहली बात तो आप पहले एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को समझिए कि पूछ क्या रहा है। हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि टीचर को अब बच्चों में क्या डेवलप करना है? बच्चों में डेवलप करना है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में डेवलप करनी है। क्या डेवलप करना है? अपने विद्यार्थियों में एक शिक्षक को नेतृत्व, छात्रों में नेतृत्व जगाना है, इसका विकास करना है। अब ये बताइए नेतृत्व कब जगता है? बच्चों में नेतृत्व की शक्ति कैसे आती है? लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में तभी आएगी जब उनके जो शिक्षक होंगे वो लचीले होंगे। क्या होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे। क्या होंगे? लचीले, फ्लेक्सिबल होंगे। अब ये इसको समझिए, कैसे शिक्षक को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लचीला होना पड़ता है। यानी कि हम केवल कोई भी शिक्षक बस ऐसा ना बोले अपने विद्यार्थियों को कि नहीं बिल्कुल आप ना जो मैं बोल रहा हूँ उसे बिल्कुल जो शिक्षक बोलते हैं उसको विद्यार्थी फॉलो करेंगे, लेकिन केवल अपना ही नहीं थोप देना चाहिए, अपना ही उन लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए। किसको? क्यों? क्योंकि आप उनमें लीडरशिप क्वालिटी यानी कि लीड कीजिए, आप बोल रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, जब लीड कीजिए बोल रहे हैं तो आप ही आगे आगे चलते जाएंगे और फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे। आप ही एक कठोर मतलब क्या होता है कि आप ही लीड कर रहे हैं। जब आप ही लीड कर रहे हैं तो क्या बच्चों में नेतृत्व जगेगा? क्या उसका विकास होगा? तो नहीं होगा। तो नेतृत्व जगा रहे हैं हम बच्चों में, तो उसके लिए क्या करना है कि एक शिक्षक को लचीला होना पड़ेगा, उनको लीड करने के लिए मौका देना पड़ेगा, तब जा कर के बच्चे लीड कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? जिससे स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सके। और ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिव टीचिंग का एक अंग है कि कैसे रचनात्मक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आपने भी टिक किया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ क्रिएटिव टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण के अंग हैं? छात्रों में वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को शारीरिक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना, छात्रों को संवर्धन तकनीक प्रदान करना, उपरोक्त सभी। Which of the following are parts of creative teaching? Developing scientific ability in students, helping students to develop physical skills, providing enrichment techniques to students, all of the above। ऑल ऑफ द अबव। अब ये बताइए, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो हर किसी के पास होती है, हम उस पर्सपेक्टिव से ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने पढ़ा है उनका ऑल स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझेंगे कि पेपर 2 के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है।
ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया है कि रचनात्मक शिक्षण का अंग। अब रचनात्मक शिक्षण, क्रिएटिव टीचिंग जो क्या होती है कि हम स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एबिलिटी डेवलप करवाएं। साइंटिफिक एबिलिटी क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है और जहाँ हर जगह विज्ञान से हर चीज़ संबंधित है, तो क्या एक शिक्षक की ये दायित्व नहीं है, क्या ये एक रोल यहाँ पे शिक्षक का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एबिलिटी को डेवलप करवाएं? तो बिल्कुल करवाएं, और ये एक रचनात्मक शिक्षण का एक अंग है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं शारीरिक कौशल। तो बिल्कुल हर एक टीचर चाहता है कि उनके स्टूडेंट्स एकदम फिजिकली स्ट्रांग हो, फिजिकली केपेबल हो और हर चीज़ को वो बहुत ही अच्छे से हर कार्य को कर सकें। ठीक है, और सभी स्कूलों में किस पे फोकस किया जाता है? एक्सरसाइज, पीटी, योगा हर स्कूल में होता है। तो बिल्कुल ये भी एक क्रिएटिव टीचिंग का एक अंग है, एक पार्ट है। फिर एनरिचमेंट टेक्निक, क्या कोई शिक्षक ये चाहता है क्या कि बिल्कुल ABCD से आगे ही ना बढ़ो, एप्पल बॉल ये सब ना पढ़ो, यानी कि केवल जितना जान लिए बस उतना ही जानते रह जाओ और आगे ना जानो? क्या कोई शिक्षक नहीं चाहेगा? इसलिए तो वो और भी ज़्यादा बच्चों को क्या करता है, शिक्षक एनरिच करता है, संवर्धन तकनीक प्रदान करते हैं। और अब आप अपने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, टीचर्स क्या होते हैं? टीचर्स सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। टीचर्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चों को और ज़्यादा एनरिच करते हैं, संवर्धन तकनीक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने भी यही बताया हो और आपने भी यही सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के 4 स्तंभ बनाते हैं? जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना सीखना, सोचना सीखना, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू थिंक। चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर हमें चुनना है 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। बताइए क्या है ये? आप बिना पढ़े नहीं बता पाएंगे। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो गया था। अब ये जब तक आप शिक्षा के 4 स्तंभ आपने नहीं पढ़े होंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो हमसे पूछा जा रहा है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, आई एक्सपेक्ट कि जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है वो बिल्कुल बता पा रहे होंगे, क्योंकि ये वाला सेशन हमने बहुत ही अच्छे से किया है। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप सभी से ये क्वेश्चन बना होगा। क्या बताया गया है? जानना सीखना। तो यहाँ पे बोला है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। इसकी जगह यदि बोल देता कि डेलोर आयोग के 4 स्तंभ क्या है शिक्षा के, तो भी ये सेम क्वेश्चन ही होता, क्योंकि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन किसकी बात है? तो ये किसने बताया है? डेलोर आयोग ने बताया है, डेलोर कमीशन ने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि 4 स्तंभ शिक्षा के क्या हैं? तो लर्निंग टू नो है, जानना सीखना है, लर्निंग टू डू है, करना सीखना है, लर्निंग टू लिव टुगेदर है, साथ रहना सीखना है, साथ में ये जो लिखा है ना लर्निंग टू थिंक, तो ये बिल्कुल सोचना सीखना नहीं है, एक अंग, ये एक स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पे जब ये नहीं है तो हमारा आंसर क्या बन गया? C, 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 2 3 4 लिखा गया ना, आगे पीछे पूरा ये आगे पीछे हो गया। यहाँ 1 2 3 1 यहाँ से गायब हो गया था, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? C, 1 2 3। साथ में ये जो थिंक है, जब ये नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा लर्निंग टू बी, होना सीखना है हमें। क्या सीखना है? हमें होना सीखना, सोचना नहीं सीखना है, हमें क्या सीखना है? होना सीखना है। ये डेलोर आयोग के शिक्षा के 4 स्तंभ जो उन्होंने सुझाए हैं, जिसका उन्होंने रिकमेंड किया है, जिसे कि क्या है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा? नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू डेलॉस कमीशन रिपोर्ट। अब ये बात आती डेलॉस कमीशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके सिलेबस में जहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता की बात होती है, क्वालिटी इन एजुकेशन, तो ये वहाँ पे आपको पढ़ना है डेलॉस कमीशन, क्योंकि इन्होंने ही क्वालिटी इन एजुकेशन के संबंध में कहा है और सुझाव दिया है। तो आपको डेलॉस कमीशन को वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू डेलॉस कमीशन रिपोर्ट, लर्निंग टू नो हेल्प्स पर्सन टू। डेलोर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जानने
के लिए सीखने से व्यक्तियों को निम्न में मदद मिलती है। तो किसमें? यदि व्यक्ति को पता चल गया कि क्या उन्हें जानना है तो उसे किन बातों में मदद मिलेगी, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किन बातों में मदद मिलेगी? ज्ञान और ज्ञान के सम्मान और खोज के लिए मूल्यों और कौशल को बढ़ाने में, खोजने के लिए कौशल सीखने में, दुनिया को समझने के लिए उपकरण प्राप्त करने में, जिज्ञासु मन शिक्षार्थी बनने में, increase value and skills for respecting and searching for knowledge and wisdom, learn skill to discover, obtain tools for understanding the world, make a curious mind learner। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। बताइए, यदि व्यक्ति को आ गया कि जानना, क्या जानना है, तो किसमें मदद मिलती है? लर्निंग टू नो हेल्प्स पर्सन टू। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर है डी, क्योंकि यदि व्यक्ति को पता चल गया कि क्या उसे जानना है तो वो क्या पहले सबसे अपने अंदर में क्या किसका विकास करेगा? कौशल का विकास करेगा। कौशल के विकास से और सारी चीज़ें वो खोजेगा, फिर उसके बाद वो दुनिया को समझेगा और इस तरह से वो जब वो खोज रहा है तब वो क्या एक बन रहा है? तो वह जिज्ञासु मन शिक्षार्थी बनता जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि व्यक्ति को पता चल गया है कि उसे क्या जानना है, तब वो जान गया, लर्निंग टू नो। ठीक है, तो 1 2 3 उसे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो व्हाट लर्निंग सोसाइटीज मीन अकॉर्डिंग टू डेलॉस कमीशन। डेलोर आयोग के अनुसार लर्निंग सोसाइटीज़ का अर्थ क्या है? लर्निंग सोसाइटीज़ यानी कि सीखने वाला समाज, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। लर्निंग सोसाइटीज़ का अर्थ क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, यह ऐसे समाजों को इंगित करता है जिन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवसर दिए जाते हैं। यानी कि जिस समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवसर दिए जाते हैं, साथ में यह औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करता है, ऐसा समाज। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। लर्निंग सोसाइटीज मीन इट इंडिकेट्स सच सोसाइटीज विच आर गिवन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, skill in social, cultural and economic area. It also provides formal education. Both A and B, none of the above। बताइए, लर्निंग सोसाइटीज़ क्या होती हैं? लर्निंग सोसाइटी, सीखने के समाज क्या होते हैं? तो जो लर्निंग सोसाइटीज़ होती हैं डेलोर आयोग के अनुसार, तो वो क्या करती हैं? वो ऐसे समाज को डेलोर आयोग इंगित कर रहे हैं लर्निंग सोसाइटीज़ के रूप में कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे समाज। साथ में वो औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं, ऐसे समाज। वो लर्निंग सोसाइटीज़ हैं। अब ये बताइए, जो पढ़ने लिखने वाला समाज है तो वो क्या नहीं चाहेगा कि आप स्कूल में जाइए, आप कॉलेज में जाइए, आप अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कीजिए? वो बिल्कुल चाहेगा। लर्निंग सोसाइटीज़ है क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला समाज है। साथ में वो चाहेगा कि सभी लोग ज्ञान और कौशल अपने अंदर विकसित करें और वो ज्ञान और कौशल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों ही क्षेत्र का हो, कि आप सामाजिक रूप से अच्छे बने, आप अपने कल्चरल को यानी कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, साथ में आप पैसे कमाएं, आप आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बने। एक पढ़ा लिखा समाज यही धारणा रखता है अपने पास। क्या रखता है? नॉलेज और स्किल एक्वायर करते जाना है हमें सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एरिया में। साथ में फॉर्मल एजुकेशन भी हमें लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल गया होगा कि ए और बी दोनों ही हमारे आंसर हैं। किसके अनुसार? तो डेलोर आयोग के अनुसार ये लर्निंग सोसाइटीज़ की परिभाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? What learning to be mean according to डेलोस कमीशन, डेलोर आयोग के अनुसार होना, सीखना का अर्थ क्या है? तो हमारी ऑप्शंस है, संपूर्ण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उसकी उच्चतम क्षमता को पूरा करने के लिए, स्वतंत्र रूप से सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने में सक्षम नहीं होना, एक दूसरे को समझने की क्षमता को शिक्षित करना, एक दूसरे को समझने की क्षमता में शिक्षित होना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
What learning to be mean according to Delos Commission, the overall development of the whole person to fulfill his or her highest capacity, not being able to think, decide and act independently, to educate the ability to understand one another, none of the above. बताइए ये learning to be क्या होता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए लर्निंग टू बी क्या होता है, होना सीखना डेलोर आयोग के अनुसार क्या होता है। तो डेलोर आयोग के अनुसार होना सीखना क्या बने, आप क्या बने, तो आपकी जितनी क्षमता है आप वो बने। हमारी सोच कितनी है, आप जितना सोच सकते हैं, आपकी सोच है, आप सोचिए। ऊंचा सोच रहे ऊंचा बनेंगे, नहीं छोटा सोच रहे तो जितनी सोच उतना वो। डेलोर आयोग ने क्या बताया, लर्निंग टू बी होना सीखना है, हमें क्या होना है, तो क्या बताया, हम अपनी उच्चतम क्षमता के अनुसार एक हमारा क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारी क्षमता के अनुसार हमारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये किसने बताया, डेलोर आयोग ने बताया। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन टू फुलफिल हिज और हाईएस्ट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आंसर क्या है, ए। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। अब यहाँ पे लिखा है कि होना सीखना में, लर्निंग टू बी में क्या ये बोलेंगे क्या, नॉट बीन एबल टू थिंक, डिसाइड एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। यदि आपको सीखना है कि आप क्या हो तो आप ऐसा सीखेंगे क्या कि सोचने, निर्णय और कार्य करने में हम सक्षम ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल पढ़ने से ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टू एजुकेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 4 पिलर क्या है डेलोर आयोग के अनुसार। तो 4 पिलर में एक पिलर है लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना सीखना है। तो पढ़िए इसको और बताइए एक साथ रहने में क्या हमें एक दूसरे को समझना आवश्यक नहीं है, एक दूसरे को जब हम समझेंगे तो एक साथ रहेंगे। तो ये क्या है, ये किसका पार्ट है, लर्निंग टू लिव टुगेदर का पार्ट है, ये लर्निंग टू बी का पार्ट नहीं है, होना सीखना का पार्ट नहीं, इसीलिए ये गलत हुआ। और ये गलत तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली यदि आप स्टेटमेंट को रीड करें तो गलत है। हमारा आंसर क्या है, ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, What are the suggestions given by Delos Commission as a part of learning to live together? एक साथ रहना सीखने के लिए डेलोर आयोग द्वारा क्या सुझाव दिया गया है। एक पिलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा का एक स्तंभ है ये, क्या, एक साथ रहना सीखना, टू लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो क्या क्या उसके उन्होंने क्या सुझाव दिया है इस संबंध में, तो एक दूसरे को समझें, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, मानवीय मूल्यों के आधार पर संघर्षों को समाप्त करें, उपरोक्त सभी। अंडरस्टैंड वन अनदर, कॉपरेट विथ वन अनदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इराडिकेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, अब यहाँ पे हम अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही समझेंगे। अब ये बताइए, एक साथ रह रहे हो आप लोग, घर में रह रहे हो, जहाँ कहीं भी फ्रेंड्स ग्रुप, जहाँ भी आप एक साथ रह रहे हो, तो एक साथ रहने में क्या हमें सीखना है, सबसे पहले हम एक दूसरे को समझें। जब आप समझ नहीं रहे हो तो क्या आप साथ में रहोगे, बिल्कुल नहीं रहोगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब आप साथ में रह रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स का क्या करोगे, आप उनकी मदद करोगे हमेशा ही। क्यों, आप अपने फ्रेंड, फैमिली जो भी है सबकी हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। किस लिए, कि वो क्या कर सकें, वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर। पेरेंट्स हमारी मदद कर रहे हैं, हमें एजुकेशन दिया है उन्होंने, वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे पीछे उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है। तो ये क्या है कि हम साथ में लर्निंग टू लिव टुगेदर, हम एज अ फैमिली रह रहे हैं। तो ये क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे की मदद की जाती है, बिल्कुल की जाती। फिर उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, इराडिकेट कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों को समाप्त करना है। और ये बताइए संघर्ष कैसे समाप्त हो सकते हैं, तो संघर्ष तो केवल मानवीय मूल्यों से ही समाप्त हो सकते हैं। जब हम जाने कि हम कौन है, मानव हैं, कौन है, हम मानव हैं। जब हम मानवीय मूल्यों को जब हम अपनाएंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ के आधार पर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को इराडिकेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारे सही हैं और हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या बन जाएगा, उपरोक्त सभी बन जाएगा। आई होप आपने भी यही बताया होगा और आपने यही समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैल्ट। कैल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैल्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जैसे प्रेरणा, आलोचनात्मक सोच, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता, मिश्रित क्षमता वर्ग, अंतः क्रियाशीलता और क्रॉस सांस्कृतिक प्रदर्शन। यह शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के प्रभारी होने का अधिकार देता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। कैल्ट के संबंध में हमसे कथन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट is or are correct with respect to CALT. It offers a wide range of possibilities such as motivation, critical thinking, learners' autonomy, mixed ability class, interactive and cross-cultural exposure. It empowers the learners to be in charge of their own learning. A और B दोनों, both A and B, none of the above. बताइए, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग क्या किस चीज़ में मदद किया? तो बिल्कुल हर चीज़ में मदद किया। आप वीडियोस देख रहे हैं, एकदम मोटिवेट हो गए आप लोग। कोई भी वीडियो देखिए, एकदम सर्च कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब में कि मोटिवेशनल वीडियोस, तो बिल्कुल आप मोटिवेट हो गए। क्रिटिकल थिंकिंग आप में जगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आलोचनात्मक सोच कैसे आती है कि आपने एक न्यूज़ चैनल में कुछ देखा, एक न्यूज़ में, यानी कि आप बिल्कुल जब पढ़ाई करने के मूड में हैं, फिर आप देख रहे हैं अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब कि अलग अलग आपके में थॉट प्रोसेस जग रहा है। बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग आप में आ रही है। फिर लर्नर्स ऑटोनॉमी, आपकी इच्छा है, आप जिस भी यूट्यूब चैनल में जाना चाहें, आप जिस भी वीडियो को देखना चाहें, आपकी इच्छा है। लर्नर्स ऑटोनॉमी है। मिक्स एबिलिटी क्लास, मिक्स एबिलिटी क्लास क्या होती है? मिश्र क्षमता वर्ग। मिक्स एबिलिटी क्लास, आपको जो जहाँ सीखना है, जहाँ जिस भी चैनल में जाकर के सीखना है, आप बिल्कुल सीख रहे हैं। आप इंटरैक्टिव हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बिल्कुल अपने कमेंट को पोस्ट कर रहे हैं। फिर क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर, इतने सारे लोग हैं सभी चैनल्स में, आप एक दूसरे से भी बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? आप एक अंग में क्या है कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ में इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो ये क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट है। फिर इट एम्पावर्स द लर्नर्स टू बी इन चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग। यह शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के लिए प्रभारी होने का अधिकार देता है। बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप पढ़िए चाहे आप ना पढ़िए, आपकी इच्छा है, तो ये आपने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि मुझे कौन सा चैनल देखना है, मुझे अभी क्या पढ़ना है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है, मुझे अभी कौन से चैनल को देखना है। ये बिल्कुल आप अपने प्रभारी बने, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट है। हमसे क्या बोला गया है कि कैल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, और ए और बी। क्यों? आप लोग ये स्टेटमेंट को कैसे समझ सकते हैं? आप जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, बस कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग क्या? सोशल मीडिया, किस तरह से आप सोशल मीडिया, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस यही है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट। ठीक है, उसको समझिए तो आप ये समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है। आगे आ जाए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कैल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर इज इंटरैक्टिविटी विच हेल्प्स यूजर। कैल्ट में कंप्यूटर की ताकत अंतः क्रियाशीलता है जो उपयोगकर्ता की मदद करती है। किस रूप में मदद करती है? हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। सीखने पर नियंत्रण पाने के लिए और इसलिए सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी बनना, सीखने पर नियंत्रण पाने के लिए और इसलिए सीखने की प्रक्रिया में एक निष्क्रिय भागीदारी बनना, सीखने पर नियंत्रण खोना और इसलिए सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनना, सीखने पर नियंत्रण खो देना और इसलिए सीखने की प्रक्रिया में एक निष्क्रिय भागीदार बनना। क्या है? टू गेन कंट्रोल ओवर लर्निंग एंड देयरफॉर बिकम्स एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। भागीदार है, मैंने भागीदारी बार कहा, तो भागीदार बनना। क्या है? टू गेन कंट्रोल ओवर लर्निंग एंड देयरफॉर बिकम्स एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। जो अलग अलग है, बस उसी को बता दे रही हूँ। टू गेन कंट्रोल ओवर लर्निंग, टू गेन कंट्रोल
over learning and therefore becomes an active participant in the learning process, to gain control over learning and become a passive participant, to lose control and become an active participant, to lose control and become a passive participant. बताइए, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए, ये ऐसे नहीं निकलेगा इसका आंसर कि कंप्यूटर में इंटरैक्टिव है तो वहाँ पे थोड़ा आप यदि सोचेंगे तो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, तो आंसर में जाने से पहले हम ये देखते हैं, कंप्यूटर में एक गुण होता है इंटरैक्टिव का। इंटरैक्टिव मतलब होता है कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक, इंस्टा जो भी यूज़ कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया, सब हैंडल, सब कुछ चला रहे हैं, आप बिल्कुल यूट्यूब के सेशंस देख रहे हैं, उसमें कमेंट सेक्शंस, सब में चैट बॉक्स है, सब में कमेंट सेक्शन रहता है। तो यानी कि आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं बिल्कुल अपनी पढ़ाई के दौरान में, या फिर जो भी आप कर रहे हैं आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब आप इंटरैक्ट करते हैं, यहाँ पे लिया जा रहा है, हम शिक्षा ही देखेंगे कि आप पढ़ाई करते वक्त में इंटरैक्ट कर रहे हो। जब आप इंटरैक्ट करते हो तो क्या है, टू गेन कंट्रोल ओवर लर्निंग। टू गेन कंट्रोल ओवर लर्निंग, आपका बिल्कुल आप पे अधिक, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। किस रूप में, कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या सीखना है। आज आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़, कुछ टॉपिक सीखने का मन है, तो आप बिल्कुल उसका ही वीडियो देख रहे हो। टू गेन कंट्रोल ओवर लर्निंग, किसके, इन कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। फिर क्या है देखिए, टू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। आप सीख रहे हो तभी तो आप एक्टिव हो ना, आप तो एक्टिव हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी किस तरह से भागीदारी हो रही है, आप एक सक्रिय भागीदार बनते जा रहे हो, आप एक सक्रिय भागीदार बनते हो। क्यों, देखिए क्या लिखा है, अंतःक्रियाशीलता, इंटरैक्टिव। अब आप कमेंट ही नहीं करेंगे कहीं पे तो बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप भी हैं या नहीं है। जब आप कमेंट कर रहे हो तो आप क्या हो, आप वहाँ पे अपनी सक्रिय भागीदारी बता रहे हो कि मैं भी तो हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है, ए है हमारा आंसर, ठीक है। तो बस समझना है, मैंने जैसा कि कहा था कि आप यदि समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि केवल आप जो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, बस उसी का खेल है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप अपने आप को समझिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा आंसर है ए, और ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, यदि आपने कुछ सीखा है इससे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं तो उसमें शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।